हम्म। ये भी प्रॉपर नहीं है। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So all the points which are lying in the interior of the circle form the area of the circle. The collection of all the points lying in the interior and on the circle. Interior of the circle and on the circle. और circumference की भी definition, the collection of all the points lying on the circle. On the circle lie करने वाले points का collection circumference. On the circle के साथ साथ interior भी आ जाओ तो इन दोनों का combination कर लें तो क्या बनता है? Area. 5 times area of the circle, both of you. टेंजेंट टू ए सर्कल, नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन करो। नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन करो, टेंजेंट टू ए सर्कल। So now we come to the main portion of the chapter, which is the main subject matter this year for class 10th, tangents. तो टेंजेंट समझेंगे क्या होता है, और टेंजेंट से रिलेटेड फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड थ्योरम्स, और फिर उसके सवाल हैं ही से हमारे पास एक्सरसाइज में, राइट? हाँ। तो कौन बताएगा कि टेंजेंट क्या होता है? सक्षम, इसकी स्पीड एक अप कर दो, मतलब एक स्पीड बढ़ा दो फैन की। हाँ, कौन बताएगा कि टेंजेंट क्या होता है? हर्षिता बताओगे? टेंजेंट नहीं बताओगे? नहीं पता? टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब बताओ, स्पर्श स्पर्श करने का मतलब क्या होता है? साफ कर देना। अच्छा, फर्श को साफ कर देना, स्पर्श कर देना, सामने लाना। आप बोलो, स्पर्श करने का मतलब क्या होता है? स्पर्श, छूना, टच करना, स्पर्श करना। सामने स्पर्श किया तो सामने टच किया। स्पर्श करना। तो टेंजेंट क्या होती है? स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा, रेखा तो समझते हो क्या? लाइन, एक ऐसी लाइन जो टच करके निकल जाए। एक ऐसी लाइन जो कि टच करके निकल जाए, उसको क्या कहेंगे? अच्छा, टेंजेंट केवल सर्किल की नहीं होती, किसी भी कर्व की हो सकती है, लेकिन हमारे इस कोर्स में टेंजेंट सर्किल की है। तो देखो, टॉपिक का नाम टेंजेंट नहीं है, टॉपिक टॉपिक का नाम क्या है? टेंजेंट टू अ सर्किल की तरफ आती हुई टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल भी नहीं है, बताओ क्यों? टेंजेंट टू ए सर्किल क्यों है, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल क्यों नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर आएगी, पर सर्किल का पार्ट होगी। जैसे अभी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल था, एरिया ऑफ द सर्किल था, सेक्टर ऑफ द सर्किल था, सेगमेंट ऑफ द सर्किल था, बट टेंजेंट ऑफ द सर्किल नहीं है। क्योंकि टेंजेंट सर्किल का पार्ट नहीं है, टेंजेंट अलग चीज है, सर्किल अलग चीज है, बस वो उसको बाहर से छू के निकल रही है। तो वो सर्किल की तरफ आती हुई एक रेखा है, सर्किल की तरफ। जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू जयपुर, तो मैं जयपुर की तरफ जा रहा हूं। तो टू प्रीपोजिशन कब लगाते हैं? जब हम उसकी ओर जाते हैं। तो टेंजेंट टू सर्कल का मतलब टेंजेंट किसकी ओर आ रही है? तरह आ रही है, सर्किल की तरफ आ रही है, और आती है तो केवल और केवल, केवल और केवल एक ही पॉइंट पे छू के निकलती है। समझ आया? मतलब टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस अ सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये जो स्पर्श हो रहा है यहाँ पे पॉइंट पी पे, फिगर में देखो, पॉइंट पी में जो स्पर्श हो रहा है, ये एक सिंगल पॉइंट पे। अब हम अगर फिगर ढंग से नहीं बनाते, पेंसिल को शार्प नहीं करते, तो वो स्पर्श हमको एक से ज्यादा पॉइंट पे नजर आता है। मतलब वो हमको स्पर्श ऐसे नजर आता है कि सपोज करो, क्या हुआ? सपोज करो, उसको जूम करके बता। अब देखो, ये टेंजेंट है। तो अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल बारीकी से देखो। तो ये स्पर्श देखा जाए तो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे हो रहा है ना? हो रहा है। ध्यान से देखे तो देखो, यहां से शुरू हो गए पॉइंट्स, एक दो तीन चार, पता नहीं कितने अनगिनत पॉइंट्स हैं यहां से लेके यहां तक, जिन पर ये स्पर्श हो रहा है इस लाइन का। इससे यहां से लेके यहां तक टच ही टच, टच ही टच, टच ही टच, यहां तक टच हो रहा है पूरा। अब छोटे लेवल पे तो वो एक पॉइंट की तरह नजर आता है। तो देखा जाए तो ये एक परफेक्ट टेंजेंट नहीं है। परफेक्ट टेंजेंट क्या होती है? जो सर्किल को केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, नॉट मोर देन वन पॉइंट, उसी को हम कहेंगे टेंजेंट। समझ आया?
क्लियर? ओके, समझ आया क्या? अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है दैट मीन सर्किल परफेक्ट नहीं है। लाइन तो ऑब्वियसली परफेक्ट होगी, या फिर लाइन जो है शार्प नहीं है। शार्प मतलब बिल्कुल शार्प एज की तरह होती है, मोटी पेंसिल से बनाई हुई है। समझ आ गई ये चीज? क्लियर? अब टेंजेंट का ही उल्टा होता है सीकेंट। टेंजेंट का ही उल्टा क्या होता है बोलो? सीकेंट। जैसे टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है तो सीकेंट कितने पॉइंट पे टच करती है बोलो? दो पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट बाहर से निकल जाती है, गोली की तरह छू के निकल जाती है, और सीकेंट आर पार हो जाती है। सीकेंट सर्किल की क्या हो जाती है, या किसी भी कर्व के। अभी हम सर्किल की बात, सर्किल की ही, सर्किल के आर पार करेंगे, लेकिन किसी भी कर्व की सीकेंट भी हो सकती है जो ऐसे आर पार निकल जाए। जैसे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे टच होकर आर पार निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो टेंजेंट सीकेंट दोनों में डिफरेंस क्लियर? सीकेंट हमारे कोर्स में नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए सीकेंट क्या है, टेंजेंट हमारे कोर्स में। तो ये टेंजेंट टू ए सर्कल का फिगर ड्रॉ हो गया सभी का? हो गया? चलो लिखो, कुछ पॉइंट्स के अंदर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले पॉइंट क्या है? अ लाइन, लाइन भी हो सकती है और लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, ठीक है? विच टचेस अ सर्किल एट अ सिंगल यूनिक पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। एक लाइन या फिर लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल को एक सिंगल यूनिक पॉइंट पे टच करे। सिंगल यूनिक पॉइंट, यूनिक मतलब क्या होता है? अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा पॉइंट ना हो, ऐसे दो पॉइंट्स ना मिल सके हमको, है ना? अच्छा, सिंगल के साथ यूनिक लगाना क्यों जरूरी है? सिंगल पॉइंट लिखते हैं तो भी तो काम चल रहा है। बोलो, अगर मैं केवल लिखूं एट ए सिंगल पॉइंट और मैं लिखूं एट ए यूनिक पॉइंट, तो दोनों डेफिनेशंस में क्या अंतर है? या दोनों सेम है? हम्म, नहीं पता? यूनिक का मतलब नहीं पता क्या होता है? अनोखा। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई और ना हो, वो सिंगल पीस हो दुनिया में। ठीक है? अब सर्किल जब टेंजेंट को टच करेगी, इधर देखो स्क्रीन पे, तो सपोज करो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं पी क्यू आर। पी तो यहाँ पे देख ही रहे हो, क्यू मान लो यहाँ पर है, आर मान लो यहाँ पर है। तो अगर मैं सिंगल पॉइंट की डेफिनेशन लिखता हूँ कि सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, तो सिंगल पॉइंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे टच करेगी। तो एक पॉइंट पे टच करेगी तो पी पे भी टच कर सकती है, पी पे नहीं करे तो क्यू पे भी कर सकती है, क्यू पे नहीं करे तो आर पे भी कर सकती है। तो बताओ ये टेंजेंट क्यू और आर पे टच कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। तो डेफिनेशन के हिसाब से सिंगल पॉइंट करेक्ट नहीं है ना। सिंगल तो होना ही चाहिए, पर वो सिंगल यूनिक होना चाहिए। एक जो फिक्स हो गया सो हो गया, अब वो बदल नहीं सकता। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मेरे को एक जना चाहिए पार्टनर, कोई सपोज करो कोई टीम बना रहे हैं, मुझे एक पार्टनर चाहिए। तो मैंने कहा सक्षम आप मेरी टीम में आओ। फिर मैंने कहा एक पार्टनर चाहिए सक्षम, नहीं तो फिर तन्मय भी चलेगा, तन्मय नहीं तो अदित भी चलेगा, नहीं तो प्रिंस भी चलेगा। तो इस केस में तो मैंने सिंगल पार्टनर रखा है, कोई से कभी रखा है पर सिंगल रखा है, लेकिन बार बार बदला भी है। बदल दिया तो फिर पहले वाले को हटा दिया, मतलब दो तो नहीं रखे, सिंगल रखा है। बट अगर मेरे को मुझे यूनिक चाहिए, यूनिक मतलब जो फिक्स हो गया, डिसाइड हो गया, वही चाहिए। एक ही चाहिए और वही चाहिए, चेंज नहीं हो सकता। तो हर एक टेंजेंट का सर्किल के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो यूनिक है। वो एक तो है ही सही, बट वो जो है सो है, वो बदल नहीं सकता कि इसको हटा के दूसरा लगा दें। वो दूसरा पॉइंट किसी और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तीसरा पॉइंट किसी और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्किल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट एक एक पॉइंट टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन सकता है, यानी इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। समझे क्या? जिस पॉइंट पे स्पर्श होता है, मैंने बता दिया आपको, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टर्मिनोलॉजी है, याद रखनी है टेंजेंट्स की दुनिया की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ, किस किस का? टेंजेंट का और सर्किल का। द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर द टेंजेंट टचेस इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
The point on the circle where the tangent touches it is called the point of contact. लिखा यहां तक? थर्ड पॉइंट क्या है? द रेडियस और द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, को स्टार मार्क कर देना। पूरी एक्सरसाइज ही इसी पॉइंट से सॉल्व होगी, जो थर्ड वाला पॉइंट है। पहले आप लिखो, फिर सरल भाषा में बात करते हैं क्या कह रहा है ये पॉइंट, ठीक है? देखा? कुछ समझ आया? थर्ड पॉइंट, पहला दूसरा पॉइंट तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट तो डेफिनेशन ही है। दूसरा पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समझ में आया? क्या समझे? बताओ आदित्य। होती है, लाइन है ना बेचारी। हम्म। कोई से भी रेडियस और कोई से भी डायमीटर के, क्या? क्योंकि कल आप आए नहीं थे 2 दिन, तो हमने ये सीखा था कि एक सर्किल में हम इनफाइनाइट रेडियाई और इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं। बना सकते हैं। आप खुद सोचो, बना सकते हैं। सर्किल है, बहुत सारी रेडियाई बना सकते हैं और बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं। आपने अभी बोला कि एक टेंजेंट सर्किल के रेडियाई या डायमीटर से परपेंडिकुलर होता है, रेडियस से भी होता है। और तो कौन से रेडियस से या कौन से, कोई से भी? अच्छा, तो सर्किल पे आओ, चर्चा करते हैं इस विषय पे। और तो सपोज करो मैंने ये एक रेडियस बना दूं या डायमीटर बना देता हूं। तो ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से पास करे। तो ये डायमीटर और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है क्या? आपने तो कहा कोई से भी, यानी कि कोई से भी डायमीटर से तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, और ना ही कोई से भी रेडियस से होगा। केवल उसी रेडियस और उसी डायमीटर से ये परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से सुनो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बन रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप रेडियस खींचोगे वो परपेंडिकुलर होगी, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू आप डायमीटर बनाओगे तो वो डायमीटर परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट? और ये बात लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं लिखा हुआ। पढ़ो पूरा पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। द रेडियस और द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट देखोगे ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही वो जो रेडियस और डायमीटर बनी हुई है उससे परपेंडिकुलर होगा। राइट? क्लियर? यानी कि एक रेडियस एक टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली एक डायमीटर, एक, जैसे बहुत सारे रेडियाई बना दिए मैंने, तो हर एक रेडियाई, हर एक रेडियस एक 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 से टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो, समझ आया कि नहीं होगा? जैसे मान लो कुछ रेडियाई बना देता हूं मैं, एक रेडियाई तो ये बना दो, बन गया। तो ये इससे परपेंडिकुलर है। मान लो मैंने दूसरा रेडियाई बना दिया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जितने भी रेडियाई बन रहे हैं सबसे एक एक, सबके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसका पॉइंट ऑफ, तो सबसे एक एक टेंजेंट बनाई जा सकती है जो इसके परपेंडिकुलर। इससे देखो ऐसे बन गई, ये इसके परपेंडिकुलर। इससे देखो ऐसे बन गई, ये इससे परपेंडिकुलर। तो हर एक रेडियाई के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट बनाई जा सकती है, समझ गए? और हर एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक रेडियाई बनाया जा सकता है, समझ गए? या डायमीटर भी बनाया जाए। डायमीटर तो क्या है? अगर हम सेंटर पे रोक दे तो रेडियस है, और रोके ना उसी को एक्सटेंड कर दें, आर पार ले जाएं सर्किल के दूसरे एंड पे, तो वो डायमीटर है। समझ आया? अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से शुरू करके सेंटर पे रोक दे तो ये रेडियस है, और रोके नहीं, इसको सेंटर से पास थ्रू करा के आर पार ले जाके सर्किल के दूसरे एंड पे जाके रोक दे तो ये डायमीटर है।
तो उसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं सर, रेडियस या डायमीटर क्या होगा इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाया जो परपेंडिकुलर। चलेंगे आगे, यहां तक समझ आया? हेडिंग डालो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अब एक सर्किल पे हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये नोट डाउन करो, फिगर बनाओ फटाफट में।
ओके, नोट डाउन। चलो, तो क्या पढ़ा आपने? देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। सर्किल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? कितने होते हैं? एन नंबर ऑफ मतलब क्या होता है? जब भी मैथमेटिक्स में कभी भी कोई एन नंबर ऑफ, तो एन नंबर का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है, चलते जाओ तो यानी अनंत पॉइंट्स होते हैं। सो यूजिंग ईच पॉइंट एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हर एक पॉइंट को एक एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर अपन यूज करें तो हम एन नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द गिवन सर्किल बना सकते हैं। तो कोई भी अगर फर्स्ट ऐसे कैसे पूछ ले आपसे कि एक सर्किल पे कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं या एक सर्किल की तरफ आती हुई कितनी टेंजेंट्स होती हैं, तो आप क्या कहोगे? एन नंबर ऑफ, यहाँ पे इनफाइनाइट। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेते हैं। ठीक है, तो केस वन क्या है? यूजिंग अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। जैसे ये पॉइंट पी है, ये सर्किल के इंटीरियर में है, और मैंने कहा इंटीरियर पे एक पॉइंट है, इसको यूज करो तुम, और इससे पास थ्रू होने वाली टेंजेंट बनाओ। बना सकते हो क्या? अगर इससे पास थ्रू होने वाली लाइन बनाएंगे तो सर्किल के अंदर एंट्री हो जाएगी, और टेंजेंट कभी भी सर्किल के अंदर एंटर नहीं होती। कौन होती है सर्किल के अंदर एंटर? सीकेंट। कौन होती है? सीकेंट। तो एक पॉइंट अगर पीक से पास थ्रू करेंगे तो सीकेंट बन जाएगी, लेकिन टेंजेंट नहीं बनेगी। तो आंसर क्या आया? नो टेंजेंट। ये लिख लिया ना आपने? यूजिंग ए पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल वी कैन ड्रॉ नो टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। केस टू ले लो। अब ये पॉइंट इंटीरियर से उठ के सर्किल के ऊपर आ चुका है। इंटीरियर से उठ के सर्किल के ऊपर आ चुका है। तो अब हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? अभी अभी बताया था, सर्किल के ऊपर आ चुका है तो एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं। तो केस टू हो जाएगा हमारा वही, यूजिंग अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। तो आंसर आ जाता है वन टेंजेंट। लिखो, क्या आंसर आ जाता है? वन टेंजेंट। और फिर केस थ्री होगा, यूजिंग अ पॉइंट लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब सर्किल इंटीरियर से ऑन द सर्किल आ गया, अब ऑन द सर्किल से एक्सटीरियर पे चला गया। तो जैसे एक्सटीरियर पे कोई पॉइंट ले ले पी, और इसको यूज करते हुए टेंजेंट्स बनानी है, तो कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? आंसर क्या मिल गया? टू टेंजेंट्स। क्या आंसर मिल गया? टू टेंजेंट्स। एक टेंजेंट ये बन गई और एक टेंजेंट ये बन गई। और ये जो दो टेंजेंट बनेगी ना, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी व्हेन मेजर्ड टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर हम इसको मेजर करेंगे ना, ए तक और बी तक, पी से लेकर, तो इसकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। हाँ, अगर हम कहें कि सर ये तो लाइन है, ये तो आगे भी जा रही है, उस लिहाज से देखें तो फिर लाइन की तो लंबाई नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको लाइन सेगमेंट माने, तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो एक एंड पॉइंट तो हम ये एक्सटीरियर पॉइंट मान लें और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लें, तो इनके बीच की जो लाइन सेगमेंट फॉर्म में जो ये टेंजेंट दिखाई दे रही है दो, ये दोनों आपस में लेंथ में इक्वल होगी, पी ए इक्वल टू पी बी। तो ये हो गए हमारे तीन केस। फटाफट फटाफट ड्रॉ करो। हो गए? हुए? हो गए क्या? तो याद रखना भी आसान है। देखो इंटीरियर में, बोलो इंटीरियर में कितनी टेंजेंट? जीरो। और उठ के जैसे ही वो आएगा कहां पे? ऑन द सर्किल, कितनी टेंजेंट? वन टेंजेंट। फिर ऑन द सर्किल से उठ के बाहर चला जाएगा तो कितनी टेंजेंट? टू टेंजेंट। तो जीरो वन टू ऐसे चल रहा है, जीरो वन टू। नेक्स्ट।
हम्म। ठीक है, लिखो सीकेंट। सीकेंट की केवल और केवल डेफिनेशन है नॉलेज बेस्ड। तो बता चुका हूं वैसे तो, टेंजेंट सीकेंट अभी अपन डिफरेंस कर रहे थे तो उस टाइम मैंने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से देख लो। लाइन और लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू अ सर्किल टचिंग इट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टचिंग इट एट टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट्स पे छू के निकलेगी। तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट टू द गिवन सर्किल। अगेन टेंजेंट टू द सर्किल होता है ना, वैसे ही सीकेंट टू द सर्किल होगा, ऑफ द सर्किल नहीं होगा। टेंजेंट एंड सीकेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ अ सर्किल, so they cannot be termed as tangent or secant of the circle. They will be termed as tangent or secant to the circle. समझ आया? Which passes through a circle, touching it, which passes through a circle, touching it at two distinct points. हम्म। हुआ? हुआ यहां तक? So you can see this is the line L and it is passing, it is intersecting this circle at two distinct points. नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय एन, ये लास्ट टॉपिक है। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, अभी आपको रफली यूं ही समझा देंगे, बट ये तो लिखो एक बार, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और फिगर बना दो ऐसा खासा ही। हो गया? जल्दी जल्दी करो, आज तो हमको नोट्स खत्म करने हैं एनी हाउ। बन गया फिगर? जल्दी। ये सब आपके बुक में मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ये देखो, ये तीन केस यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं, देख पा रहे हो आप? ये पहला केस है, जो भी आपको नोट्स लिखवाए आपके बुक से रेफरेंस लेके ही लिखवाया है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मन से करवा रहे कुछ भी। ये पहला केस है, इसमें इंटीरियर ऑफ द पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट नहीं बन पा रही है, देख रहे हो? फिर ये दूसरा केस है, इसमें ऑन द सर्किल पॉइंट ले रहे हैं तो एक यूनिक टेंजेंट बन रही है, सिंगल। और फिर ये तीसरा पॉइंट है, इसमें एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल में हम एक पॉइंट ले रहे हैं तो यहां से टेंजेंट वन एंड टेंजेंट टू, दो टेंजेंट बन रही है और दोनों इक्वल होंगी लेंथ में। समझ आया? अब इसका फिर एक थ्योरम भी है, वो भी हमको सीखनी है अभी आगे। ठीक है, तो अभी क्या लिखा आपने? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो ये जो अभी टॉपिक है, जो भी आपने
बिल्कुल नोट डाउन किया है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, है ना। तो इसको समझना जरूरी है। देखो स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग, अब कुछ डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये सर्किल है, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। स्टॉप राइटिंग। दिस इज द सेंटर। ओके। अब अगर मैं सर्किल पे कहीं पर भी दो पॉइंट्स लेके, जैसे अब आर्क काटते थे तो दो पॉइंट ले लेते थे, तो लेट से ए और बी मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। समझ आया। अब अगर मैं ए को ओ से ज्वाइन करके एक रेडियस बनाऊं, और बी को भी ओ से ज्वाइन करके एक रेडियस बनाऊं, लाइक दिस। समझ आया। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, देख रहे हो, इस एंगल को क्या कहेंगे पहले तो वो सुनो। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी। क्या बोलेंगे? सबटेंडेड का मतलब है मेड, ऐसे मान लो। सबटेंडेड का मतलब क्या है? मेड, एंगल मेड बाय द आर्क। बस वो मेड की मैथमेटिकल जो वर्ड है वो सबटेंडेड यूज किया गया है। सबटेंड करना मतलब बनाना। ठीक है। अगर हम माइनर मेजर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो माइनर होती है, ये चीज कल डिस्कस हो गई थी। कुछ भी नहीं कहेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट माइनर आर्क होगी। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय विच। मैंने कहा एंगल एओबी यहां पे क्या है, तो आप क्या कहोगे? एंगल एओबी इज द एंगल सबटेंडेड, बोलो क्या लिखेंगे? बाय आर्क ए बी। अब सुनो, ये एंगल सबटेंड तो आर्क ए बी से हुआ है, बट ये सबटेंड कहां हुआ है? एट द सेंटर। कहां हुआ है? एंगल बन कहां रहा है? एट द सेंटर ओ। अब इधर मैं एक एंगल और ले रहा हूं, एंगल ए सी बी, और मैं सी पॉइंट ले रहा हूं। अब ध्यान से देखना मैं सी कहां पे ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम सी कहां ले रहे हैं। आर्क ए बी को छोड़कर जो बच गया पार्ट है सर्किल का, जिसको अपन मेजर आर्क ए बी भी बोल सकते हैं चाहें तो। आर्क ए बी को छोड़कर भाई, या एंगल कौन बना रहा है? कौन सबटेंड कर रहा है? बोलो। आर्क ए बी कौन सबटेंड कर रहा है? तो आर्क ए बी को तो हटा दो, क्योंकि वो तो सबटेंड ही कर रहा है। तो बचा हुआ पोर्शन देख पा रहे हो, ये है। दिस इज द बचा हुआ पोर्शन, या जिसको अपन मेजर आर्क ए बी भी बोलते हैं। तो इस बचे हुए पोर्शन पे जहां आपका मन कर रहा है वहां पे पॉइंट सी ले लो, वेयर एवर यू वांट। तो मैंने यहां ले लिया सी। और अब अगर एंगल ए सी भी बनाने लगे तो कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। ये वाला एंगल होगा एंगल एसीबी। मुझे बताओ, ये एंगल एसीबी भी तो आरकेबी ने सबटेंड किया, बताओ। इस एंगल एसीबी को भी हम यही कहेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय आरके, आरकेबी। ये भी तो आरकेबी नहीं बनाया भाई। ये एंगल देखो खत्म कहां हो रहा है, इधर देखो। ये एंगल खत्म कहां हो रहा है? ए पे और बी पे। तो यानी कि आरकेबी ने इसको सबटेंड किया है। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी आरकेबी ने सबटेंड किया है। जो पॉइंट सी पे एंगल बन रहा है वो भी आरकेबी ने सबटेंड किया है। इसको भी हम यही बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर के बी, सेम चीज बोलेंगे। लेकिन इसको क्या लिखा था हमने? एट द सेंटर ओ। इसको क्या लिखेंगे? ये कहां पे सबटेंड हो रहा है, बोलो? एट द पॉइंट सी। और पॉइंट सी कहां है साहब? पॉइंट सी इज लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी आर्क ए बी को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बचा है सर्किल का, उस पर सी लाई कर रहा है, लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यहां तक जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया? कि एक आर्क जो है वो दो प्रकार के एंगल सबटेंड कर सकती है, एक तो सेंटर पे और एक रिमेनिंग पार्ट पे। एक, वैसे देखा जाए तो तीसरा भी कर सकती है, तीसरा भी देख लो लगे यार, तो सब कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक चौथा पॉइंट ले लिया डी। वो डी मैंने इस खुद आर्क ए बी के ऊपर ही कहीं ले लिया, लेट से यहां ले लिया। तो अब आर्क ए बी से डी पे भी एक एंगल सबटेंड हो रहा है, कुछ इस तरीके से। देख पा रहे हो? कुछ इस तरीके से। इस एंगल का नाम क्या है? एडीबी। क्या है ये एंगल? ये एंगल एडीबी से पूछा जाए भी आप कौन सा एंगल हो, तो ये भी यही कहेगी कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। और ये एंगल कहां पे बन रहा है? एट द पॉइंट, एट द पॉइंट डी। और डी का लाया कर रहा है, खुद आर्क ए बी पर ही लाया कर रहा है, लाइंग ऑन द आर्क इटसेल्फ, लाइंग ऑन
आर्क ए बी इटसेल्फ, खुद आर्क ए बी पर ही ये लाई कर। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मिट, इस आर्क ए बी पे जहां मर्जी है कहीं, वो सी भी कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर पे, उस रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी, और सेंटर तो ऑब्वियसली एक ही जगह होता है। तो एक आर्क जो है तीन प्रकार के एंगल सबटेंड कर सकती है। ये है पहला प्रकार, इधर देखो, ये है दूसरा प्रकार, ये है तीसरा प्रकार। पहला प्रकार सेंटर पे, दूसरा प्रकार रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाई करने वाले किसी भी एक पॉइंट पर, राइट। तीसरा प्रकार खुद आर्क ए बी पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे। समझ आया? अब इनमें कनेक्शन सुनिए, ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल का दुगना होगा, और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। कनेक्शन पकड़ आया? सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे सबटेंड हुए एंगल का हमेशा डबल होगा। क्या होगा? अगर यहां पे 30 डिग्री का एंगल है तो सेंटर पे इसका डबल 60 होगा, अगर वहां 60 है तो इसका डबल 120 होगा। समझ आया? तो ये तो हो गया सेंटर और रिमेनिंग पार्ट का कनेक्शन। किसका किसका कनेक्शन? सेंटर और, अब रिमेनिंग पार्ट और आर्क पे खुद पे जो एंगल आया करें, एक सी पे और एक डी पे, इनका क्या कनेक्शन है? तो इनका ये कनेक्शन है कि इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों में आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो आप खुद सोचो, अगर तीनों में आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है तो तीनों में से कोई भी एक एंगल दे दे तो बाकी दो निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको दे दिया कि भैया ये है 150 डिग्री, तो उसका आधा वो होगा भाई, सेंटर वाला इसका दोगुना है तो वो इसका आधा होगा, 150 का आधा। और 75 अगर ये है तो इन दोनों का सम 180 था, तो 180 में से 75 गया तो 105 ही है। समझ आया? तीनों आ गए, एक से तीनों आ गए। ये कनेक्शन क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं उसका कारण आप, इसका कारण आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, याद है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस ए सी बी डी सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं। उस सर्किल को हम क्या, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये इसके अपोजिट एंगल्स ही तो हैं, चेक करो, सी और डी। हाँ है ना, लेकिन फिर पूरे पूरे लेने पड़ेंगे, पूरा ये ए और ये पूरा बी, इधर इधर मिला के ये पूरा ए और ये पूरा बी, ये भी साइकिल, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री क्यों है? रिमेनिंग पार्ट वाला और खुद जो आर्क पे बन रहा है ये सप्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। पर ये इसका डबल क्यों है? इसका रीजन है किसी के पास? ये वाला एंगल इसका डबल क्यों है क्या किसी के पास रीजन? बोलो, है किसी के पास? लास्ट ईयर प्रूव करके आए हो भाई? नहीं है याद? प्रूव करके नहीं आए क्या लास्ट ईयर? बताओ, अभी याद दिलाऊंगा, कहोगे हाँ सर याद तो आ गया। ये वाला एंगल ए ओ बी, ए सी बी का डबल क्यों है? एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी, वाई? सवाल ये है वाई। तो देखो इसको, देख इसको साबित करने के लिए हम सी से ओ पे एक रेडियस ड्रॉ कर दें और रेडियस को आगे कंटिन्यू कर दें, लेट से यहां पे एक्स तक कंटिन्यू कर दें। समझ आया? अब आप दो ट्रायंगल देख पा रहे हो यहां पे, कौन कौन से दो ट्रायंगल? ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ सी, एओसी और बीओसी, ट्रायंगल नंबर 1 एओसी, ट्रायंगल नंबर 2, क्या ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं? हाँ या ना? एक ट्रायंगल पकड़ लो चलो कोई सा भी, क्या ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है? हाँ, क्यों? दो साइड्स इक्वल है ना इसमें, रेडियस सीओ इक्वल टू रेडियस एओ, तो दो साइड्स अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस होगा। और अगर ये आइसोसेलेस होगा तो आमने सामने का एंगल इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो यानी कि एओ के सामने वाला एंगल ये और सीओ के सामने वाला एंगल ये, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हुआ बताना यहां से? एंगल ओ ए सी इक्वल टू ओ ए सी इक्वल टू ओ सी ए, हो गया? हो गया। सिमिलरली इधर आओ, ये भी तो आइसोसेलेस है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। फिर बताओ कौन किसके इक्वल हुआ? ओ बी सी इक्वल टू ओ सी पी। गॉट इट? ये दोनों चीजें समझ में आ गई? अब आप किसी भी एक ट्राइंगल को रेफरेंस में लेके सोचो इस एंगल को क्या कहते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल लेकर सोचो इस एंगल को क्या कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है ना, सी से लेके ओ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है।
एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके बाहर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है कैसे? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। 7th 8th में सीखा था, इन दोनों का जो सम होगा वो यही होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट में जो दो एंगल्स आ रहे हैं उनके सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इसका, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर आएगी नहीं आएगी? ओसीबी मतलब इन दोनों के सम के बराबर आएगी नहीं आएगी? आएगी ना, बोलो कि नहीं आएगी? ठीक है, अब मेरे पास क्या था बताओ, एंगल एओबी था। क्या था? एओबी को ब्रेक किया मैंने, एंगल एओ एक्स, एओबी, ये जो पूरा एंगल है इसको ब्रेक कर दूंगा तो एंगल एओ एक्स और एंगल बीओ एक्स, दो एंगल निकलेंगे इसमें से, बोलिए निकलेंगे। एंगल एओ एक्स एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, एंगल बीओ एक्स एक्सटीरियर एंगल है उस ट्राइंगल के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों का सम करेंगे, तो इन दोनों का सम करो, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल, आगे बोलो, ओ सी ए। सिमिलरली बीओ एक्स, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। अब ये दोनों एंगल तो इक्वल ही है ना आपस में, ये लिखा है हमने, और ये एंगल भी इक्वल ही है, तो दोनों को सेम चीज भी लिख सकते हैं ना। तो ओ ए सी और ओ सी बी, ओ सी ए, दोनों को हम ओ सी ए लिख देते हैं, इसको हटा के भी क्या लिख देते हैं, ओ सी ए। सिमिलरली इधर भी हम इसको भी ओ सी बी लिख देते हैं, मतलब सी, सी वाले एंगल पे फोकस करना है ना हमको, तो दोनों को सी वाला एंगल मान लेते हैं। ओ सी ए मिलके कितने ओ सी ए, ट्वाइस एंगल ओ सी ए, ओ सी बी मिला के ट्वाइस एंगल ओ सी बी। तो टू टू कॉमन आ गया, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, और फिगर में देखो ओ सी ए और ओ सी बी मिलके क्या बना, ओ सी ए ओ सी बी, ये पूरा एंगल बन गया, यानी एंगल ए सी बी बन गया, ट्वाइस एंगल ए सी बी। तो ये प्रूव हो गया कि सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल का हमेशा क्या होता है, डबल होता है। ये हमने क्लास, ये क्लास 9th का तो पार्ट एंड पार्सल था, तो इस साल प्रूफ तो नहीं आ सकता बट सवाल आ सकते हैं। समझ आया? ठीक है, तो टॉपिक क्लियर हो गया सबको, ये क्लास 9th का रिवीजन करवाया है। इस साल आपके एनसीईआरटी में इसके सवाल डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे बट इनडायरेक्टली आएंगे। ये नोट कौन करेगा? चलो तो आप देख लो, घर जाके करना है, देख लो एक बार। नहीं, कल के लिए और दूसरा काम है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल, अभी जो हम कह रहे थे कि सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क at any point lying on the remaining